जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 12th आर्ट का भाग 2 अध्याय 13 संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं विश्व शांति में योगदान, जिसमें से हमने सब पहले पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, फिर हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र के हैं जो उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे, संयुक्त राष्ट्र के हैं जो अंग कितने हैं, फिर हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित हैं जो एजेंसियां। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और विश्व शांति में उसका योगदान। तो मुख्य तौर पर जब संयुक्त राष्ट्र का जो लक्ष्य रखा गया था वो विश्व शांति रखा गया था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अंदर संयुक्त राष्ट्र कितना प्रासंगिक है, अर्थात उसका महत्व जैसा सोचा वैसा बना हुआ है या नहीं। तो हम कुछ बातों के आधार पर इसका अवलोकन करेंगे कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र प्रासंगिकता अभी भी उसकी बनी हुई है। विश्व शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना को एक आवश्यक और उत्तम उपकरण माना जाता है। सुरक्षा व शांति किसकी? विश्व की। तो एक आवश्यक उपकरण माना गया है। जिसकी स्थापना यूएनओ के रूप में हुई। शीत युद्ध में लगभग 100 प्रमुख विवाद हुए, जिनमें 2 करोड़ लोग मारे गए। शीत युद्ध में 100 विवाद और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। शीत युद्ध का जो दौर है वो 1945 से लेकर 1992 तक का दौर शीत युद्ध का, सोवियत विभाजन के दौर तक का शीत युद्ध। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई विश्व के अनेक भागों में, क्योंकि विश्व लगभग 2 भागों में बटा हुआ था, साम्यवाद और पूंजीवाद, अमेरिकी वर्चस्व और रूसी वर्चस्व। उसमें ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें हैं जो विवादों में लोग मारे गए। उसी तरह उस विवादों को निपटाने में लगभग है जो यूएनओ का हर राष्ट्र के साथ है जो शांति स्थापना में प्रमुख सहयोग था। संयुक्त राष्ट्र में 279 बार वीटो का पावर हुआ है, वीटो का है जो इस्तेमाल हुआ है। आज इसके 193 देश हैं, जिससे इसका महत्व आज भी है जो बना हुआ है। इस सदस्य संख्या से, विश्व के सदस्य संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्व है। अफगानिस्तान में जब लगभग 10 वर्ष तक सोवियत संघ का हस्तक्षेप था, तब है जो यूएनओ ने वहां अपने सकारात्मक और रचनात्मक कार्य किए। इराक युद्ध भी है जो लगभग 10 वर्ष तक चला, इसमें भी यूएनओ ने अपनी है जो योगदान दिया। विश्व में ऐसे अनेक समस्याएं हुई जिसमें ईरान समस्या है, यूनान समस्या है, कश्मीर विवाद है, इंडोनेशिया विवाद है, कांगो संकट है और दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद है। इन सब को समाप्त करने में यूएनओ ने समय समय पर है जो कई चीजें की जो उसकी प्रासंगिकता और महत्व को बनाए रखने में है जो लगभग जरूरी था। यूएनओ की इन प्रासंगिकता में मूल कारण इसकी असक्षमता नहीं, बल्कि महाशक्तियों का उसका वित्तीय सहायता रूप प्रदान करना इसको कमजोर बना रहा है। और जो शीत युद्ध के असफलताओं का कारण या प्रासंगिकता में जो प्रश्न चिन्ह है कि ये प्रासंगिकता अभी तक इसकी पूर्ण क्यों नहीं है, उसमें इसका मुख्य कारण है महाशक्ति राष्ट्रों का दबदबा।
उसका जो वित्तीय योगदान है उस वित्तीय योगदान के आगे यूएनओ की महत्व कम हो जाता है, क्योंकि उसका वित्तीय योगदान ही इतना अधिक होता है कि महाशक्तियों यूएनओ का बजट इससे प्रभावित होता है और महाशक्तियां अपना काम करवा लेती हैं। और विश्व में अनेक समस्याएं वर्तमान में भी है, जैसे वैश्विक आतंकवाद है। आतंकवाद को अभी तक इस समस्या का हल नहीं हुआ है। यूएनओ के बाद में भी, इतने सालों बाद भी ये यूएनओ आतंकवाद जैसी समस्या का हल नहीं निकाल सका है। कुछ ऐसी महामारियां हैं जिसका हल अभी तक इसके पास नहीं है, जैसे मलेरिया है, एड्स है। उसी तरह कुछ नवीन महामारियां भी हैं जिनका इनके पास कोई हल नहीं है। फिर संयुक्त राष्ट्र में अधिक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक प्रकृति की है, जिसका समाधान कोई अकेले राज्य नहीं सकता, क्योंकि यूएनओ का उद्देश्य सार्वभौमिक है, अर्थात संपूर्ण विश्व पर अपना है जो कार्यक्रम लागू करना या संपूर्ण विश्व से समस्याओं का हल करना। लेकिन राष्ट्रों की जो व्यवस्था है वो अपनी बंदी बंधाई सीमाओं के अंतर्गत होती है, इसलिए यूएनओ प्रासंगिकता अब उसकी नहीं रही है। पर्यावरण की समस्या है, उसी तरह पर्यावरण की समस्या आज वैश्विक समस्या होते हुए भी यूएनओ इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कई विश्व के ऐसे देश भी हैं जो इस पर्यावरण की समस्या को कम नजरअंदाज रखते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य अपना औद्योगिक विकास होता है। उसी तरह नशीली दवाएं हैं, इनका व्यापार और इस्तेमाल भी यूएनओ अभी तक पूर्ण रूप से इस पर रोक नहीं लगा पाया है, क्योंकि कई राष्ट्रों ने में ये उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। दूसरा ऐसा है कि विश्व के अनेक राष्ट्रों को एक ऐसा मंच मिला है जिसमें इस मंच के माध्यम से वो अपनी समस्याओं और का समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये मंच भी, इस मंच पर भी, वैश्विक मंच पर भी है जो कुछ राष्ट्रों का हस्तक्षेप है, राष्ट्रों का हस्तक्षेप। ईरान इराक संकट को हल करने के लिए जब भी बात आती है और उसमें इस मंच पर आकर अनेक यूएनओ अपने प्रयास शांति स्थापना के लिए करता है, लेकिन अमेरिका जैसे राष्ट्र जैसे ही इस मंच पर शामिल होते हैं तो ईरान इराक की समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। विकासशील और विकसित देशों का झगड़ा, यह भी एक महत्वपूर्ण है। विकासशील और विकसित राष्ट्रों का नजरिया, क्योंकि यूएनओ के मंच पर विकसित राष्ट्र हमेशा ऐसे कठोर नियम कायदे तय करते हैं जो विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर वो मानदंड इन पर लागू कर दिए जाए तो ये विकासशील राष्ट्र पिछड़े ही रहेंगे, कभी भी विकसित की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए यूएनओ इस झगड़े को भी अभी तक नहीं निपटा पाया है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा है, दुनिया में शांति और सहयोग की जितनी आवश्यकता है उन तमाम विफलताओं के बावजूद यूएनओ ने शांति स्थापना के लिए फिर भी अनेक योगदान के लिए कार्य किया है। और अनुच्छेद इसके 43 में यह उपबंध किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य ये वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद पर इसकी मांगों और समझौतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आगमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। अर्थात यूएनओ के कई ऐसे देश हैं जिनके लिए ये तय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी बातें हैं, उन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रासंगिकता है, उन प्रासंगिकताओं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो आवागमन है, अर्थात किसी एक देश के आवागमन को दूसरा देश नहीं रोक सकता है, उन आवागमन के साधनों पर। दूसरा है, शांति स्थापना के लिए जो हस्तक्षेप हथियार चाहिए, उन हथियारों के लिए भी
हैं जो कोई अगर उपलब्ध नहीं करवाता है तो सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ उन हथियारों को उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इसी तरह अनेक ऐसे अवसर भी आए हैं जब सुरक्षा परिषद ने अपना हस्तक्षेप किन्हीं राष्ट्रों की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के अंतर्गत रहते हुए हैं जो किया गया है। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद एक विशेष महत्वपूर्ण संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह जो संगठन है, इस संगठन की मुख्य भूमिका शांति स्थापना के लिए है। सुरक्षा परिषद में सर्वप्रथम इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होने के कारण उसके विभिन्न उद्देश्यों और सिद्धांतों से बंधी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वतंत्रता पूर्वक सुरक्षा परिषद कार्य नहीं करती है। यह भी इसकी आलोचना का एक मुख्य हिस्सा है। दूसरा, सुरक्षा परिषद का संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन कार्य करना भी इसके लिए मुख्य आलोचना का जिम्मेदार है और सुरक्षा परिषद अपने हर कार्यों की पूर्ति के लिए इस महासभा जैसे अंग के अधीन रहती हैं और इसके जो सदस्य हैं वो सदस्य राष्ट्र हमेशा इसके वीटो वाले जो मुख्य राष्ट्र हैं वो वीटो वाले हमेशा किसी सदस्य राष्ट्र की समस्याओं में अपना दखल अंदाजी गुटबाजी के तौर पर करते हैं, न कि व्यवस्था के तौर पर, जिससे इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। धन्यवाद। कल हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे।